नमस्कार साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने माँ की पेट की जगह अपने पिता के पेट से जन्म लेता है? ऐसा कौन सा विचित्र प्राणी है जिसके 3 हृदय होते हैं? या सर्वाधिक हृदय वाला प्राणी कौन सा है? क्या आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मेटल ऑफ होप या आशा धातु के नाम से किसे जाना जाता है? मेटल ऑफ फियर के नाम से किसे जाना जाता है? डर की धातु के नाम से किसे जाना जाता है? मेटल ऑफ लाइफ सेविंग या लाइफ सेविंग मेटल के नाम से किसे जाना जाता है? या मेटल ऑफ फ्यूचर भविष्य की धातु, रणनीतिक धातु या राजनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? गिरगिट कितने तरह के रंग बदल सकती है और गिरगिट की त्वचा के रंग बदलने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के नाम पे हमेशा यह कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने थी। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की खोज किसने की थी? तो इन्हीं सब प्रश्न, क्या आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी है या मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंख की जो मांसपेशियां होती हैं यह मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशियां होती हैं। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या प्रीवियस ईयर में पूछे गए आंख से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बताता हूँ। आंख या मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है। नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरे का आविष्कार हमारी आंखों को देखकर ही किया गया है। मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। सोचिए दोस्तों, हमारा जो नॉर्मल मोबाइल का कैमरा है वह 64 मेगापिक्सल का होता है, जबकि मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। आंख से संबंधित पेपर में पूछे गए सारे प्रश्न मैं आपको बताता हूं। जैसे यदि मैं यह बोलूं कि आंख या नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी है या पूरे मानव शरीर की सबसे पतली परत कौन सी है, तो उसका नाम है कंजक्टाइवा। आंख आने की बीमारी भी इसी परत में होती है, जिसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्रदान के समय डोनेट किया जाता है? तो नेत्र का कार्निया भाग नेत्रदान के समय डोनेट किया जाता है। यह प्रकाश को परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा भाग करता है? या आंखों को रंग कौन सा भाग प्रदान करता है? तो नेत्र में आयरिस नामक एक भाग होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और आंखों को रंग प्रदान करता है। पुतली या प्यूपिल, यह क्या है? यह प्रकाश को लेंस तक ले जाने का कार्य करता है। अब आंखों का लेंस कैसा होता है? आंखों का लेंस उत्तल प्रकार का होता है। यह लेंस करता क्या है? यह प्रकाश की मात्रा को एकत्रित करके प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। यह लेंस धूप में इस लेंस का डाया कम होता है और आंखें सिकुड़ जाती हैं, जबकि अंधेरे में लेंस का डाया बड़ा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो पेपर में कई बार पूछा गया है कि धूप के समय मानव नेत्र के लेंस का डाया कम हो जाता है या बढ़ जाता है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना नामक भाग में मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना के 2 भाग होते हैं, कोन्स तथा रॉड। कोन्स में रंगीन चीजें होती हैं या रंगीन कलरों को पहचानने के लिए या रंगों को पहचानने के लिए कोन्स वाला भाग होता है, जबकि रॉड काला या सफेद या ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने के लिए मदद करता है। और भी नेत्र के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कोराइड्स, ऑप्टेटिव नर्व, एक्वस ह्यूमर द्रव, विट्रस ह्यूमर द्रव। जैसे एक्वस ह्यूमर द्रव, विट्रस ह्यूमर द्रव क्या है, ऑप्टेटिव नर्व क्या है, कोराइड्स क्या है, यह जब हम आंख के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जानेंगे। अभी मैंने आपको आंख से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे बताए। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको वीडियो को रिप्ले करके देखिए, बार बार देखिए। इसमें मैंने आपको बहुत सारे आंख से रिलेटेड नॉलेज
के बारे में बताया हूं। और आगे जब मैं आपको आंख या मानव शरीर के सारे अंग पढ़ाऊंगा तो भी इसे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व की ऐसी कौन सी मछली है जो जमीन पर रेंगकर चलने में सक्षम है? तो विश्व की कैटफिश नामक एक मछली है जो जमीन पर रेंगकर चलने में सक्षम होती है। यह अफ्रीका में पाई जाती है। आप देख सकते हैं चित्र में बताया गया है कि यह कैसी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन भय या डर के अनुभव के लिए उत्तरदायी होता है? मनुष्य में पाया जाने वाला CCK नामक हार्मोन भय या डर के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन क्या होता है? मनुष्य में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? यह सारी प्रश्न के उत्तर हम जानेंगे जब हम हार्मोन को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा घोड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा घोड़ा थुम्बेलिना जो कि 17 इंच का है। इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आपको बुक में कॉन्टेस्ट नतुस्का नामक नाम भी मिल जाएगा। यह थुम्बेलिना से पहले विश्व का सबसे छोटा घोड़ा था जिसकी हाइट 27 इंच थी। लेकिन अब विश्व का सबसे छोटा घोड़ा थुम्बेलिना है जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। विश्व का सबसे छोटा घोड़ा एक और बॉम्बेल भी है जो इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन यह लगभग 22 इंच का है। लेकिन विश्व का सबसे छोटा घोड़ा थुम्बेलिना ही है हाल ही में अभी, जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आप फोटो में देख सकते हैं यह कैसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे विशालतम उभयचर कौन सा है? विश्व का सबसे विशालतम उभयचर सैलोमेंडर नामक एक जंतु है। सैलोमेंडर जंतु की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यह बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े भी होते हैं। उभयचर का क्या अर्थ होता है? उभयचर मतलब ऐसे प्राणी जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ऐसे प्राणी उभयचर कहलाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सभी उभयचर में आते हैं। अजगर यह भी एक उभयचर प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिरगिट की त्वचा के रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा के रंग बदलने का कारण मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग कोशिकाएं हैं। जबकि मानव की त्वचा के रंग का कारण क्या है? मानव की त्वचा के रंग का कारण मेलेनिन नामक पदार्थ है जो मानव की त्वचा के रंग का कारण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा विचित्र पशु है जो अपनी मां की पेट की बजाय अपने पिता के पेट से जन्म लेता है? तो समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो अपनी मां की पेट की बजाय अपने पिता के पेट से जन्म लेता है। आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सफल यकृत प्रत्यारोपण या लीवर ट्रांसप्लांट का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सफल यकृत प्रत्यारोपण या लीवर ट्रांसप्लांट का श्रेय डॉक्टर टी के चटर्जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। मधुमक्खी में परागफुट पाया जाता है। कौन सी जोड़ी टांगे होती हैं जो मधुमक्खी में परागफुट का काम करती हैं? ये परागफुट क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि पौधों में प्रजनन के लिए या उनमें विकास के लिए जो कीट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वे पौधों के पराग को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाते हैं। तो मधुमक्खी के परागफुट तृतीय जोड़ी टांगों को मधुमक्खी के परागफुट कहा जाता है। मधुमक्खी में परागफुट पाया जाता है तृतीय टांगों में। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 3 हृदय होते हैं? तो कटल फिश नामक एक प्राणी होता है जिसके 3 हृदय होते हैं।
सर्वाधिक हृदय किस प्राणी के होते हैं? तो सर्वाधिक हृदय केचुए के होते हैं। मनुष्य में सबसे ज्यादा ताकतवर मांसपेशी कौन सी होती है? तो जबड़ों की मांसपेशी मनुष्य में सबसे ज्यादा ताकतवर मांसपेशी होती है। दांतों में जो सफेद भाग होता है यह सबसे मजबूत होता है। तो यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह एनामिल का बना होता है। भिंडी के अंदर पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ क्या कहलाता है? भिंडी के अंदर पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ म्यूसिलेज कहलाता है। यह म्यूसिलेज हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि भिंडी के अंदर पाए जाने वाले म्यूसिलेज में 6 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जबकि हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, जिसमें से 6 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें भिंडी से प्राप्त होते हैं। और हमारे नाक के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड पदार्थ म्यूकस कहलाता है, जबकि भिंडी के अंदर पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ म्यूसिलेज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्याज के अंदर पाया जाने वाला कौन सा रसायन है जो आंखों से आंसू आने के लिए उत्तरदायी होता है? प्याज के अंदर पाया जाने वाला थायोप्रोपेनॉल एस ऑक्साइड नामक एक रसायन होता है जो कि आंखों से आंसू आने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। थायोप्रोपेनॉल एस ऑक्साइड नामक एक पदार्थ या रसायन होता है जो आंखों से आंसू लाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फटाकों में लाल रंग का कारण कौन सा तत्व होता है? फटाकों में लाल रंग का कारण स्ट्रोंशियम तत्व होता है। अब फटाकों में हरे रंग का कारण क्या होता है? फटाकों में हरे रंग का कारण बेरियम तत्व होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑफ होप या आशा धातु के नाम से किसे जाना जाता है? मेटल ऑफ होप या आशा धातु के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। अब ये यूरेनियम की खोज किसने की? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका प्रतीक क्या है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, अर्थात यूरेनियम में 92 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसका द्रव्यमान 238 होता है। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पेपर में पूछा जा चुका है कि यूरेनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक यूरेनियम कजाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद सर्वाधिक यूरेनियम कनाडा में पाया जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हम जानते हैं कि यूरेनियम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव मेटल भी है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। लेकिन यूरेनियम के किस आइसोटोप का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जिसका प्रयोग परमाणु परीक्षण में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम से आप जानते हैं कि यूरेनियम से बिजली भी बनाई जाती है और यूरेनियम से बनाई गई बिजली के बाद जो भी पदार्थ बचता है उसे रीयूज किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑफ फियर या भय की धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेटल ऑफ फियर या भय की धातु के नाम से प्लूटोनियम को जाना जाता है। अब मेटल ऑफ फियर या भय धातु प्लूटोनियम को क्यों कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि जब परमाणु हमला हुआ था जापान पे, तो उसमें जो परमाणु बम में पदार्थ प्रयोग किया गया था वो प्लूटोनियम 239 था। प्लूटोनियम को इसलिए भय की धातु या मेटल ऑफ फियर के नाम से जाना जाता है क्योंकि जापान में होने वाले परमाणु हमले में जो पदार्थ यूज किया गया था वह प्लूटोनियम ही था। अब प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 244 यूनिट होता है। प्लूटोनियम की खोज सी बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी और भी 2-3 वैज्ञानिकों के साथ इसका नाम जुड़ा है, लेकिन मेन जो वैज्ञानिक थे प्लूटोनियम की खोज करने वाले वह सी बर्ग वैज्ञानिक थे।
जब जापान में परमाणु हमला हुआ तो 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा में गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी में गिराया गया जिसका नाम फैटमैन था। दोस्तों देखिए, सबसे पहले परमाणु बम के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता था कि परमाणु हमला कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर था जापान। फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल हुआ तो यह पूछा जाने लगा कि परमाणु हमला जापान में कहाँ हुआ था, तो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। फिर पूछा गया कि परमाणु हमला जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वह किस डेट को हुआ था, तो पहला 6 अगस्त 1945 को हुआ था और फिर 9 अगस्त 1945 को हुआ था। फिर आगे पूछा जाने लगा जब यह परमाणु हमला हुआ था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था या किसने यह परमिशन दी थी, तो यह आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे आपसे यह पूछा जा सकता है कि परमाणु हमला किस जहाज से किया गया था, तो आपको याद रखना है एनोला B2 नामक जहाज से यह परमाणु हमला किया गया था। तो आगे आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछने के बाद इसको जानने का कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए आप पहले से यह पता रखिए। मैं पूछूं आपको हिरोशिमा किस द्वीप में पड़ता है या नागासाकी किस द्वीप में पड़ता है या जापान कितने द्वीपों में बसा है। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू ये जापान के द्वीप हैं। तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप में है, नागासाकी क्यूशु द्वीप में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ सेविंग मेटल या जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है। लाइफ सेविंग मेटल या जीवन रक्षक धातु के नाम से रेडियम को जाना जाता है। जबकि रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है। रेडियम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, आपको यह ध्यान रखना है। इस रेडियम के कारण ही मैडम क्यूरी को ल्यूकेमिया नामक कैंसर हो गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और पी क्यूरी ने की थी। इस खोज के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया था 1903 में। मेटल ऑफ फ्यूचर या भविष्य की धातु के नाम से किसे जाना जाता है। रणनीतिक या राजनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से या भविष्य की धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। यह टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया भी नहीं गला सकता, जबकि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम धातु होती है जिसे एक्वारेजिया अम्लराज गला देता है। तो कौन सी धातु को एक्वारेजिया अम्लराज नहीं गला सकता, तो वह धातु है प्लेटिनम, इरिडियम और ऑस्मियम। इन्हें अम्लराज या एक्वारेजिया नहीं गला सकता है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। इसे भविष्य की धातु और फ्यूचर धातु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बहुत ही हल्की और कठोर होती है और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में यह बहुत ही अच्छी साबित होती है या इसके बहुत सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। इसे रणनीतिक धातु या राजनीतिक धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्विक सिल्वर या तीव्र चांदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर या तीव्र चांदी के नाम से मरकरी या पारे को जाना जाता है। मरकरी या पारे का एटॉमिक नंबर 80 होता है। मरकरी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होती है सामान्य ताप पर। आपसे यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है या कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह है पारा या मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो विश्व की सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका भार लगभग 6.9 के करीब होता है। लिथियम विश्व की सबसे हल्की धातु है। यह 1 घन फुट में, अर्थात यदि मैं 1 फुट लंबाई लूं, 1 फुट चौड़ाई लूं और 1 फुट गहराई लूं तो 33 पाउंड वजन होता है। जबकि विश्व की सबसे भारी धातु ऑस्मियम धातु होती है 1 घन फुट में 1410 पाउंड। लेकिन यदि मैं पूछूं विश्व की दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, तो विश्व की दूसरी सबसे भारी धातु इरिडियम है।
यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि विश्व की सबसे भारी धातु कौन सी है और उसमें ऑस्मियम ऑप्शन नहीं है, तो उसका आंसर इरिडियम होगा। यह भी लगभग 1 घन फुट में 1399 पाउंड के लगभग होती है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व, सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन होता है। इरिडियम का एटॉमिक नंबर 77 होता है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, अर्थात फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक ऋणात्मक या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वह फ्लोरीन है। यह सबसे हल्का हैलोजन तत्व भी है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व मैं आपको बता चुका हूं, सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील, इतना क्रियाशील होता है कि आप देख सकते हैं कि इसे कांच या ग्लास में सुरक्षित रखा जाता है। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील तो होता है, लेकिन इसका टेस्ट लैब में नहीं करवाया जाता। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज बता चुका हूं, धातुएं किससे कैसी अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु मोस्ट रिएक्टिव होती है, कौन सी धातु सबसे कम रिएक्टिव होती है, सारी चीजें और धातु की रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक भी मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु के नाम से सीजियम को जाना जाता है। लेकिन अगर पूछे रिएक्टिविटी सीरीज में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वह पोटेशियम है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको इससे कुछ नया सीखने के लिए मिला? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के क्वेश्चन या क्विज आगे चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं और पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।